नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। अब सबको 6 नवंबर का इंतजार है, जब ईवीएम खुलेगा और पता चलेगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजा। महिलाओं की इस लंबी कतार को देखिए। ये तस्वीर मोकामा टाल की है। ये वही मोकामा टाल है जिसे बिहार में दलहन की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन गुरुवार को यहाँ हर किसी को वोट देने की जल्दी दिखी। ऐसा यहाँ जो भी है अपना विकास के आधार पर वोट देते हैं हम लोग। अपना पंचायत जो भी प्रखंड हुआ, मोकामा का टाल इलाका हो या पंडारक का कोई मतदान केंद्र, हर एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखी। लोगों ने कतार लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मोकामा बूथ संख्या 270 और 71 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पूरा टाल इलाका है और खासतौर पर देखिए यहाँ टाल इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मतदान करने आए हैं। टाल की समस्याएं कई हैं, टाल विकास को लेकर के कई तरीके की बातें होती हैं। वोटिंग को लेकर गोपालगंज में भी गजब का उत्साह दिखा। शाम होते ही बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। आप तस्वीरों में ये साफ तौर पे देखिए कि समय इस वक्त 4 बज रहे हैं और वोटर जो है वो किस तरह से उत्साह होकर कतार में खड़े हैं। ये पुरुष हो या फिर महिला वोटर हो या फिर युवा वोटर हो, हर वर्ग के वोटर हैं यहाँ पर और लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, मोकामा और गोपालगंज। वैसे तो गोपालगंज में 9 उम्मीदवार और मोकामा में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। जनता जनार्दन ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। दोनों ही पक्षों ने जीत का दावा भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसके सर सजता है जीत का ताज, ये तो 6 नवंबर को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। न्यूज 18 के लिए मोकामा से शैलेंद्र और अनिरुद्ध और गोपालगंज से अमित कुमार के साथ गोविंद की रिपोर्ट। तो 2 सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन गोपालगंज और मोकामा दोनों ही जगह अगर कोई खास तस्वीर देखने को मिली तो वो थी घोड़ों से पुलिस की गश्ती और दियारा इलाकों में घोड़े पर सवार होकर वोट देने पहुंचे मतदाता। तस्वीरों को देखिए और समझिए कि क्यों पुलिस के साथ मतदाताओं को घोड़े पर सवार होना पड़ा। घोड़ों की टाप और उस पर सवार कतारों में चल रहे पुलिसकर्मी। सुरक्षा का अश्व कवच किसी दुश्मन की तलाश में नहीं, बल्कि लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने निकली है। तस्वीरें गोपालगंज बेतिया बॉर्डर की हैं, जो गंडक का दियारा इलाका है। इस दुर्गम इलाके में गाड़ियों से नहीं, ऐसे ही घोड़ा दस्ता हालात पर नजर रखता है। यहाँ चारों तरफ हम लोग नजर रखे हुए हैं। घोड़ा से दियारा इलाका है, दियारा के दोनों तरफ हम लोग जो है पुल के उस पर दियारा है, दियारा क्षेत्र में हम लोग चारों तरफ ड्यूटी अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब ये तस्वीर मोकामा विधानसभा के टाल इलाके की है, जहां मतदाताओं की सुरक्षा और वोटिंग के दौरान गड़बड़ी ना हो, इसके लिए विशेष अश्वारोही दस्ता लगाया गया। पुलिस के जवान दुर्गम इलाकों में घोड़े पर सवार होकर पेट्रोलिंग करते नजर आए। सबसे बड़ी समस्या सड़क की होती है। आमतौर पर लोगों को यहाँ आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी, चुनाव जब हो और उसमें दूसरी बड़ी समस्या है पेट्रोलिंग की, क्योंकि जो पुलिस बल हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो गाड़ियों से कई जगहों पर कई गांवों में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि गांव में भी तनातनी की स्थिति होती है। तो ऐसे स्थिति में इस बार पुलिस के लिए ये विशेष जो अश्वारोही दस्ता है वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पुलिस के जवान हैं वो घोड़े पर तैनात हैं और घोड़े पर बैठ कर कहीं पेट्रोलिंग की जा रही है। मोकामा में पुलिस तो पेट्रोलिंग करती नजर आई ही, ऐसे दुर्गम इलाकों में मतदाता भी घोड़े पर सवार होकर वोटिंग करने आते दिखे। इलाका ऐसा है कि लोग अपनी खेतों पर घोड़ों पर सवार होकर ही आते हैं। ऐसे में मतदान के दिन भी तस्वीरें कुछ इसी तरह देखने को मिली। केवल घोड़े ही नहीं, तीसरी आंख से भी मतदान पर नजर रखी गई। गोपालगंज में 9 ड्रोन से वोटिंग सेंटर्स पर लगातार निगरानी की गई और इन्हीं अनूठी तस्वीरों के साथ संपन्न हो गया बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव।
न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ मोकामा से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील की गई और स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया। गोपालगंज में 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और मतों की गिनती 6 नवंबर को होगी। गोपालगंज में उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और अब ईवीएम सील करने का कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं कि ईवीएम वीवीपैट जो है इन मशीनों को सील किया जा रहा है और अब ये मशीन जो है वो 6 तारीख को यानी कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन खुलेगा और उसके साथ ही इस बात का भी जो है पता चलेगा कि कौन गोपालगंज का विधायक चुना गया है, किसे यहाँ के वोटरों ने अपना प्रतिनिधि चुना और किसे हार स्वीकार करनी पड़ी। ये जो है मतगणना के दिन साफ हो पाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे दिन चूंकि वोटर जो हैं वो तमाम मतदान केंद्र पे आते रहे, अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया उस अधिकार के तहत वोट का चोट वोटरों ने किया। हालांकि वोटरों में वो उतनी उत्साह नहीं देखने को मिली जो उम्मीद की जा रही थी, चूंकि तमाम राजनीतिक दल जो है एड़ी चोटी की जोर लगा रखा प्रचार के लिए और एक एक वोट के लिए जो है वोटरों को रिझाने में जुटा रहा और उम्मीद की जा रही थी कि तकरीबन जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, दीपावली और छठ होने के बावजूद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एड़ी चोटी की जोर लगाई हुई थी कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो 60 से ऊपर जाएगा। लेकिन जो उम्मीद थी उससे इतर जो है तस्वीर सामने देखने को मिली। वोटरों में उत्साह उतना नहीं था और वोट प्रतिशत जो है वो लगभग 50% के आसपास ही रही। जैसा कि जो प्रतिशत जो है वो थोड़ी देर बाद साफ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वोटरों में उत्साह होनी चाहिए वो नहीं हुई और अब वोटरों का जो निर्णय है, जो फैसला है वो इस ईवीएम में कैद हो चुका है, वीवीपैट में कैद हो चुका है, कंट्रोल यूनिट में कैद हो चुका है। तो इसका फैसला जो है वो अब मतगणना के दिन होगा और साफ होगी तस्वीर कि कौन गोपालगंज का विधायक बना है, कौन किसके सर जो है वोटरों ने ताज पहनाया है और किसे हार स्वीकार करनी पड़ी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। कटिहार में पेट्रोल पंप संचालक से 11,70,000 रुपए लूट की घटना सामने आई है। घटना बरारी थाना क्षेत्र के भैंस दियारा स्थित मां लक्ष्मी पेट्रोल पंप की है। पेट्रोल पंप के मालिक और स्टाफ जैसे पैसे बैग में पैसा लेकर बैंक जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ हथियारबंद बदमाश आए और जान मारने की धमकी देकर 11,70,000 रुपए लूटे और फरार हो गए। साथ ही पेट्रोल पंप संचालक की लाइसेंसी राइफल और कारतूस भी लेकर चलते बने। घटना के पीछे पैसे के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालक मनोज कुमार भगत ने कहा कि उन्होंने पूर्णिया के कुछ लोगों को ब्याज पर पैसा लिया था और इसी को लेकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पैसा के लेन देन का मामला था। रूप प्रकाश सिंह नाम का व्यक्ति है पूर्णिया का, प्रताप सिंह, और उनके साथ करीब 10-12 आदमी थे, 2 गाड़ी से आए थे। सब हथियार बंद थे, सबके कमर में पिस्टल था, राइफल था हाथ में। हमको कंठ पे राइफल सटाकर बोले कि तुम पैसा क्यों नहीं देता है। ये पैसा का मामला था। आकर हमसे फिर वो चेक साइन करा कर लिए और उसके बाद मेरा झोला में रुपया बैंक जमा करने के लिए हम रख रहे थे। वो बोले तुम हमको पैसा दो नहीं तो तुमको जान मार देंगे, जमीन लिखो। हमके जमीन हम कैसे लिख देंगे भैया। उसके बाद मेरा राइफल और गोली जो झोला में रखा हुआ था रुपया, वो बैग लेकर वो लोग चले गए। 11,70,000 था। उसके बाद हम चेक वगैरह भर रहे थे। यहाँ से जो है एक राइफल मनोज भैया का लेके चले गए और बैग का पैसा। कितना पैसा था बैग में? 11,70,000 पैसा और राइफल दोनों लेके चले गए। जी। आप उन लोगों को पहचानते हैं? चेहरा से पहचानते हैं। छठ पूजा के बाद एक बार फिर से हजारों लोग महानगरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि अपने शहर में रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है और जो कुछ भी था वो भी सरकार की उदासीनता के चलते बर्बाद हो चुका है। मधुबनी की बात करें तो यहां का खादी ग्रामोद्योग कभी हजारों परिवारों के लिए अपने गांव और शहर में रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन करीब 3 दशकों से मधुबनी खादी ग्रामोद्योग के परिसर में सन्नाटा है। करीब 100 एकड़ में फैला मधुबनी खादी ग्रामोद्योग संघ का पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। जिस परिसर में कभी सैकड़ों कामगारों की हंसी गूंजती थी, वहां अब खामोशी पसरी हुई है। लेकिन खादी ग्रामोद्योग के परिसर में बिखरे अवशेष आज भी मधुबनी खादी के शानदार अतीत की कहानी बयां कर रहे हैं। मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित खादी ग्रामोद्योग परिसर के भंडार रूम का जायजा लिया संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी में खादी ग्रामोद्योग का शानदार अतीत रहा है। यहाँ लगभग
3 दशक पहले यहाँ जो खादी ग्रामोद्योग का जो ये परिसर है, यहाँ लगभग 400 के आसपास यहाँ कामगार काम करते थे और यहाँ खादी तैयार होता था। अभी मैं आपको ये जो खादी ग्रामोद्योग का जो स्टोर भवन कहा जाता है इसे, जो उसकी ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये कभी यहाँ खादी तैयार होने के बाद स्टोर किया जाता था और अभी भवन की जो हालत है बिल्कुल खंडहर हो चुका है। ये अब ये देख सकते हैं कि यहाँ जो ये लकड़ी का ये टुकड़ा है, ये बताया जा रहा है कि ये इससे खादी बनने के बाद ये इससे प्रेस किया जाता था, खादी के कपड़े को सीधा किया जाता था। अभी भी ये यहाँ कुछ ये टुकड़ा है और साथ में ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर स्टोर में जो ये बड़ा बड़ा नाद है और यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें खादी कपड़े को कलर करने के लिए इसमें खादी का जो वो अलग अलग रंगों में जो उसको मतलब कलर किया जाता था, उसमें इस नाद का इस्तेमाल होता था। जेना 42टा केंद्र पहले छलै, तो ओहि सब में सप्लाई होइ छलै, बाहर सेहो सप्लाई होइ छलै, माने राज्य में एहिठाम से फिर आनठाम सप्लाई होइ छलै। मधुबनी खादी भंडार में, खादी ग्रामोद्योग में अभी भी स्टोर में जो कुछ सामान पड़ा हुआ है वो इसकी जो मतलब यहाँ का जो शानदार अतीत रहा है उसकी गवाही ये सारा कुछ दे रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये जो विरासत है यहाँ का, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब जर्जर हालत में है और लोग यहाँ इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द मधुबनी खादी, जो कभी मधुबनी ज़िले की खास पहचान रही थी और देश दुनिया में लोग इसको जानते हैं, तो फिर से इस खादी ग्रामोद्योग को फिर से यहाँ पुराने रूप में लौटाया जाए। और इसी आस में यहाँ के लोग अभी भी दिन रात इसी आस में हैं कि जल्द से जल्द वो पुराने दिन वापस लौटे। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। शेखपुरा के पुलिस केंद्र बिस्कोमान के जर्जर भवन में 300 से ज्यादा जवान रहने को मजबूर हैं, जबकि राज्य सरकार ने 23 करोड़ की लागत से मटोखर दाह स्थित पुलिस केंद्र भवन को बनाने की स्वीकृति 2019 में ही दे दी थी। 2021 तक जवानों के लिए बैरक बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। 1 साल से निर्माण कार्य भी बंद है। जिन पुलिस वालों पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है वो खुद सुरक्षित नहीं है। कैसे? शेखपुरा की इस तस्वीर से समझिए। जर्जर छत, दीवारों में दरार और कमोबेश खंडहर में तब्दील बिस्कोमान की इस बिल्डिंग को देखिए। यह बिल्डिंग ठिकाना है 300 से ज्यादा पुलिस वालों का जो यहां रहते हैं। यहां रहने वाले पुलिस के जवानों की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। बारिश में छत से गिरते पानी का खतरा रहता है, गर्मी में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ता है और छत गिरने का खतरा तो 12 महीने बना रहता है। नहीं कहा जा सकता है, कभी भी गिर सकता है, ये भी हो सकता है कभी भी गिर सकता है। 50-50 चांस है। क्या मांग करते हैं? और मांग यही होता है कि हम मतलब सिपाहियों के लिए कि नया बैरक मतलब बन रहा है, लेकिन वो जल्दी बन के तैयार हो जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन जवानों के दर्द को नहीं समझा। सरकार ने 2019 में 23 करोड़ की लागत से मटोखर दाह में पुलिस केंद्र भवन बनाने की स्वीकृति दे दी। टेंडर भी हुआ, काम भी शुरू हुआ, लेकिन जो भवन 2021 तक बनकर तैयार हो जाना था वो ठेकेदार की वजह से अब तक अधूरा पड़ा है। हद तो यह है कि ठेकेदार ने पिछले 1 साल से काम भी बंद कर रखा है। का ऐसा बैरक है, नहीं तो बरसात में सूख है, नहीं तो गर्मी में, नहीं तो ठंड में। ठंड जब लगती है तो चारों तरफ से फद्दड़ है, चारों तरफ से पानी है, जो मने झटास मारता है तो चारों तरफ से पानी आता है, बेड जो भीग जाता है। हम लोग बैठ कर रात में समय गुजारते हैं। 28 साल से पुलिस के जवान इसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात की परेशानी को झेलते हुए। सवाल है कि जिनकी जान खुद सुरक्षित नहीं, वो दूसरों की सुरक्षा के लिए कितना कुछ कर पाएंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि जिस ठेकेदार की वजह से पुलिस वालों की जान पर आफत है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात स्वच्छता पर जारी हमारी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई के और असर की। तस्वीरें गया से सामने आई है, जहां एक पुलिस झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। बोधगया के पुलिस चेक पोस्ट पर एएसआई खुद झाड़ू लगाते दिख रहा है।
जिस देश का प्रधानमंत्री साफ सफाई के लिए खुद हाथ में झाड़ू उठा ले, उस देश में अगर कोई एएसआई झाड़ू लगाते दिखे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गया से एक एएसआई के झाड़ू लगाने की तस्वीर सामने आई है। एएसआई का नाम उदय शंकर है। उदय शंकर बोधगया में चेक पोस्ट पर झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। उदय शंकर को झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। उनका कहना है कि घर पर जब वो झाड़ू लगाते हैं तो चेक पोस्ट पर लगाने में क्या दिक्कत है, लेकिन सवाल है कि एएसआई को झाड़ू लगाने की नौबत क्यों आई। तो जवाब जान लीजिए। दरअसल एक दिन पहले ट्रैफिक पुलिस के एएसआई ने वाहन चेकिंग के दौरान बोधगया नगर परिषद के सफाई अधिकारी ओम प्रकाश को बिना हेलमेट के पकड़ा था। इस दौरान सफाई अधिकारी और उनकी नोकझोंक हुई। अगले दिन जब एएसआई ने सफाई कर्मियों से चेक पोस्ट को साफ करने को कहा तो उन्होंने साफ करने से मना कर दिया और बताया कि सफाई अधिकारी ओम प्रकाश ने चिल्ड्रन पार्क चेक पोस्ट को साफ करने से मना किया है। कहें कि नहीं, नया झाड़ू नहीं पड़ेगा। मोटरसाइकिल चेकिंग कर रहे थे, उसी दरमियान उनको घुरा दिए। इसके लिए वो कहें कि झाड़ू यहाँ नहीं पड़ेगा। तो झाड़ू हम आपसे खुद दे रहे हैं, हम देते हैं झाड़ू, घर पर भी लगाते हैं, यहाँ भी लगावेंगे, ये भी मेरा घर है। एएसआई उदय शंकर की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अब देश में लोग साफ सफाई को लेकर कितने जागरूक हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकी हमले में बिहार का मजदूर घायल हो गया है। अनंतनाग में आतंकियों ने गोली मारी है। घायल मजदूर का फिलहाल इलाज चल रहा है। तो एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिहार के एक मजदूर को गोली मारी गई है। आतंकी हमले में बिहार का मजदूर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो लगातार ये आतंकी बिहार के मजदूरों को निशाना बना रहे हैं और एक बार फिर से बिहार के मजदूर को इन आतंकियों ने गोली मारी है, जिसमें बिहार का मजदूर घायल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अनंतनाग में आतंकियों ने बिहार के एक मजदूर को निशाना बनाया है और उसे गोली मार दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। जिस मुजफ्फरपुर में 5 महीने पहले सेना की बहाली के नियमों में हुए बदलाव के बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए थे और हंगामा किया था, उसी मुजफ्फरपुर में अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 11 जिलों से आए युवा देश के अग्निवीर बनने वाले हैं। देखिए सेना में बहाली में जोश भरते अग्निवीरों की ये तस्वीरें। खाली बदन मैदान में बाधाओं को पार करते, एक साथ पुलअप करते ये नौजवान देश के नए अग्निवीर बनने जा रहे हैं। सेना में बहाल होकर देश की सेवा करने ये युवा मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में आयोजित अग्निवीरों की बहाली के लिए पहुंचे हैं। अग्निवीरों की इस बहाली प्रक्रिया में 11 जिलों से आए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। 2 नवंबर से 14 नवंबर तक गया रेंज की बहाली होगी। उसके बाद 17 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर रेंज की बहाली शुरू होगी। बहाली को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में हैं, जहां पर अग्निवीरों की बहाली चल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं गया एआरओ के 11 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए जो 14 नवंबर तक बहाली चलेगी। सेना बहाली के नियमों में हुए बदलाव को लेकर अभ्यर्थी इसी साल 15 जून को मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में सड़क पर उतर आए थे और रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाया था। लेकिन अब की ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। देशभक्ति से लबरेज युवाओं की देश सेवा में जुट जाने की। बता दें, केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सेना की 3 शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।